दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के जादुई बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुंती नगर नाम के एक गांव में रेवती अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों काफी ज्यादा गरीब थी। कुछ ही दिनों पहले उसके पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रेवती काफी ज्यादा उदास रहा करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसकी मम्मी उससे कुछ कहती है। बेटी रेवती, तुम अब काम करना बंद ही कर दो। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो जाओ तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है ना? अगर तुम ऐसे घर के काम करती रहोगी तो पढ़ोगी कब बेटा? हाँ माँ, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? मैं कुछ देर बाद पढ़ाई कर लूँगी। ठीक है मम्मी। नहीं बेटा, तुम अगर ऐसे ही अपना समय बर्बाद करोगी तो कल एग्जाम में फेल भी हो सकती हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एग्जाम में फेल हो। तो जाओ और जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। आप ये खाना खा लीजिएगा, ठीक है ना? फिर रेवती अपनी मम्मी की बातों को मानकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी एक सहेली काव्या आ जाती है और वो रेवती से कहती है, रेवती, क्या तुम दिन रात भर बस पढ़ाई ही करती रहती हो? थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पर भी ध्यान दिया करो। देखो, आज ये ड्रेस जो मैंने पहना है ना, मैंने आज ही लिया है। पता है ये कितने का है? हाँ, पर तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, जो हर बार कोई ना कोई नया सामान ले सके। मुझे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। जिसके पास खाने का ना हो, वो शॉपिंग क्या खाक करेंगे? वैसे भी रेवती, मुझे लगता है तुम्हारे नसीब में शॉपिंग करना तो लिखा ही नहीं है। काव्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम आज भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो ना? क्या मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ? एक तो मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और अपनी ये ड्रेस दिखाने आई हूँ, और तू मुझसे ऐसा बोल रही है? ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ। फिर रेवती की सहेली काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रेवती का बर्थडे आता है और वो अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है, तो तुम सभी को मेरे बर्थडे पर जरूर आना होगा। अच्छा मजाक कर लेती हो रेवती तुम। खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम हमें अपने घर पर बर्थडे मनाने के लिए बुला रही हो। क्या खिलाओगी? कहीं घर के खाने के लिए बुला रही हो क्या? अब क्या हुआ? अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर रेवती को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से घर की तरफ वापस आ जाती है। और घर आकर वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी? और आज आप मेरे लिए कोई ड्रेस भी नहीं लेकर आओगी क्या? बेटी रेवती, तुम्हें तो घर की हालत के बारे में पता है ना? बताओ, मैं तुम्हारे लिए केक और कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ भी काम ना चलने की वजह से मेरे पास आजकल बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं। पर तुम चिंता मत करो बेटी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए एक केक और नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जंगल से थोड़ा घूम कर आती हूँ। इतना कहकर रेवती उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में वो जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत रोने लग जाती है। हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? इसीलिए ना, क्योंकि हम हमेशा बस दुखी रहे। ऐसा क्यों भगवान, बताइए। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं केक ले पाऊँ और अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए। रेवती बहुत
रो रही थी कि तभी वहाँ पर परी लोग की रानी जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर प्रकट होती है और वो रेवती से कहती है, बेटी रेवती, शांत हो जाओ, इतना मत रो। क्या हुआ है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी जी, मेरा नाम रेवती है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे कि मैं अपने जन्मदिन पर एक अच्छी सी ड्रेस ले पाऊँ और एक केक लेकर अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए परी जी। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक। ये कोई आम केक नहीं है, बल्कि ये जादुई केक है। क्या सच में ये जादुई केक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा परी जी? तो सुनो, ये जो सोने का केक है, इससे तुम अपना जन्मदिन मनाना, और ये जो चांदी का केक है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी, चाहे जो भी मांगो। ये जादुई केक तुम्हें वो सब कुछ देगा। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर रेवती रानी परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है और जादुई केक से एक केक मांगती है। उसके बाद वो अपना जन्मदिन मनाती है और उसे जो भी चाहिए होता है वो उस जादुई चांदी के केक से मांग लिया करती थी। फिर वो अपनी मम्मी के साथ अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मामा और मामी के साथ रहती थी। प्रीति के मामा काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे। प्रीति की मामी यशोदा की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम दीपिका था। प्रीति दिखने में खूबसूरत नहीं थी और न ही उसकी हाइट लंबी थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका दिखने में भी काफी खूबसूरत थी और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी खासी थी। दीपिका और यशोदा प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दीपिका हर वक्त प्रीति को परेशान किया करती थी और उससे अपने सारे काम भी करवाया करती थी। यहाँ तक कि दीपिका प्रीति के काले रंग और उसकी हाइट की वजह से उसे बहुत ताने भी मारती रहती थी। एक दिन प्रीति सारे कमरे की खिड़कियाँ साफ कर रही होती है, लेकिन उसका हाथ खिड़कियों तक सही से नहीं पहुँचता है और ये देखकर दीपिका उसका बहुत मजाक बनाती है। अरे 1.5 फुटिया, ये तेरे बस का काम नहीं है। अपनी हाइट देख कर ही काम किया कर। दीपिका की ये बात सुनकर प्रीति उदास होकर किचन में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मामी यशोदा आती है और बोलती है, मनहूस लड़की, रोना धोना क्यों लगा रखा है तूने? कुछ नहीं मामी जी, मैं काम कर रही थी तो मेरे हाथ में चोट लग गई। हाँ, फिर इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही है? अब रोना धोना छोड़ और किचन की साफ सफाई करने के बाद खाना बना देना, क्योंकि आज मेरी बहन और उसका बेटा आ रहा है। ठीक है मामी जी। वैसे खाने में क्या बनाना है? चावल, बिरयानी, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे और मीठे में गाजर का हलवा बना देना। और हाँ, खाना बनाने में कोई गलती मत करना, समझी? हाँ हाँ मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं खाना बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी। इतना कहकर प्रीति किचन का सारा काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म करके वो खाना बनाने लगती है। प्रीति का खाना समय से नहीं बन पाता है और उससे पहले ही यशोदा की बहन और उसका बेटा आ जाते हैं। दीपिका गुस्से से किचन में जाती है और प्रीति से कहती है, अरे ओ काली कलूटी, काली बंदरिया, अभी तक खाना नहीं बना तेरा? आखिर इतनी देर से तू किचन में कर क्या रही है? मुझे सब अच्छे से पता है कि तू मौसी और उनके बेटे के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है। इतना कहकर दीपिका प्रीति को एक तमाचा लगा देती है। तभी प्रीति रोते हुए बोलती है, दीपिका, खाना बन चुका है, मैं अभी टेबल पर लगा देती हूँ। हाँ, जल्दी से कर, मौसी को जाने दे। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर तुझे देखेंगे।
उसके बाद प्रीति टेबल पर खाना लगा देती है और यशोदा की बहन और उसका बेटा खाना खाकर कुछ घंटों बाद चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जो खाना बचा हुआ था प्रीति उसे खाने लगती है। तभी यशोदा वहाँ आती है और बोलती है, सुन मनहूस, कल दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तू घर को अच्छे से सजा देना और दीपिका को भी अच्छे से सजा और संवार देना। लेकिन मामी जी, मैं तो दीपिका से बड़ी हूँ ना, फिर मेरी शादी पहले होनी चाहिए। बड़ी जल्दी है तुझे शादी करने की? अपनी शक्ल और हाइट देखी है तूने? जितना कहा जाए उतना ही किया कर। इतना बोलकर यशोदा वहाँ से चली जाती है और यशोदा की बात सुनकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है। प्रीति उदास होकर जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरी हाइट कम है और मैं काली हूँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों सारा दिन मुझे मामी जी और दीपिका दोनों ताने मारती रहती हैं? हे भगवान, मैं इतनी काली और कद में इतनी छोटी क्यों हूँ? यही अगर मैं सुंदर होती और मेरी हाइट भी अच्छी होती तो मुझे इस तरह से किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। तभी पृथ्वीलोक घूमकर परीलोक वापस जा रही रानी परी प्रीति को रोते हुए देख लेती हैं और उसके पास जाकर बोलती हैं, क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? परी, मैं बहुत काली हूँ और मेरी हाइट भी कम है, जिसकी वजह से मेरी मामी और बहन दीपिका मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और बात बात पर ताने मारते रहते हैं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं अपने मामा मामी के साथ ही रहती हूँ, लेकिन मेरे मामा जी शहर के बाहर काम करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मेरी मामी और उनकी बेटी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और मुझसे पूरे घर का काम भी करवाती है। सच में तुम्हारी मामी और उसकी बेटी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चलो तुम मेरे साथ मेरे परीलोक चलो, वहाँ तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ परीलोक नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटी, यहाँ पृथ्वीलोक पर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता ना? हाँ, लेकिन मैं आपके साथ परीलोक इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि बेशक से मेरे माता पिता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हों, लेकिन इस जगह पर उनकी यादें हैं, इसीलिए मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती हूँ। सच में बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सैंडल और जादुई नेल पॉलिश देती हूँ। सच में ये दोनों जादुई है क्या? हाँ बेटी, ये सैंडल पहनकर तुम लंबी दिखने लगोगी और ये नेल पॉलिश लगाकर तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। तुम अपना ध्यान रखना बेटी, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। इतना कहकर रानी परी वापस अपने परीलोक चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद प्रीति उनकी दी हुई नेल पॉलिश लगाती है। नेल पॉलिश लगाते ही प्रीति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद प्रीति रानी परी की दी हुई सैंडल पहनती है और सैंडल पहनने के बाद उसकी हाइट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वापस अपनी मामी के घर चली जाती है। मामी के घर पर लड़के वाले दीपिका को देखने आए थे। तभी यशोदा प्रीति को आवाज लगाती है और बोलती है, प्रीति, अरे ओ प्रीति, जरा जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आ। यशोदा की बात सुनकर जैसे ही प्रीति वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है, तभी सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं और लड़के की माँ यशोदा से कहती है, देखिए बहन जी, हम तो यहाँ दीपिका को देखने आए थे, लेकिन हमें प्रीति पसंद आ गई है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वैसे भी प्रीति दीपिका से बड़ी है, तो पहले प्रीति की ही शादी होनी चाहिए ना। वैसे आप पहले दीपिका की शादी क्यों करवाना चाहती हैं?
बहन जी, प्रीति मेरी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि दीपिका की मौसी की बेटी है, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया है तो आपके घर की ही ना। यशोदा और दीपिका चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते और प्रीति की शादी उसी लड़के से तय हो जाती है जिससे दीपिका की शादी होने वाली थी। लड़के वालों के जाने के बाद यशोदा प्रीति से कहती है, प्रीति, आखिर ऐसा क्या किया तूने जो एकदम से तेरी काया ही पलट गई? कहाँ तू काली कलूटी और नाटी थी और अब इतनी लंबी और सुंदर हो गई, आखिर कैसे? प्रीति अपनी मामी और दीपिका को वो सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर यशोदा कहती है, चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुझे हमसे बात करने के लिए कुर्सी पर कम से कम तो खड़ा नहीं होना पड़ेगा ना। यशोदा के इतना कहते ही प्रीति और दीपिका जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ महीनों बाद प्रीति की शादी हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल में अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है। एक बार की बात है, दिल्ली शहर में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में केवल उसके माता पिता ही थे। सिमरन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हुए थे और उसके आसपास की सभी लड़कियां उसकी हमेशा तारीफ करती रहती थीं और वो सभी उसकी खूबसूरती का राज पूछती रहती थीं। ऐसे ही एक दिन सिमरन अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, मैं मुंबई में हो रहे एक बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें जरूर जीत जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर, तुम जरूर जाना और जीत कर ही आना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो बताओ, कब जाना है तुम्हें? वैसे तो कॉन्टेस्ट परसों है, लेकिन मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कुछ ड्रेसेस और एक लहंगा खरीदना है, इसलिए मैं कल ही निकल जाऊंगी माँ। और फिर अगले ही दिन सुबह होने पर सिमरन अपने पिता के साथ सारा सामान गाड़ी में रखती है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें अलविदा कहती है। बाय बाय माँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर ही आऊंगी। हाँ बेटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना और जीत कर ही आना। सिमरन इतना कहकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। सिमरन को शहर तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी सिमरन की गाड़ी एक घने काले जंगल में खराब हो जाती है। तभी सिमरन के पिता बाहर निकलकर कार को चेक करते हैं। फिर सिमरन अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, क्या हुआ? ये कार रुक क्यों गई? बेटा, लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई है। हमें जल्दी से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। सिमरन के पिता मैकेनिक को फोन करते हैं, लेकिन इतने घने काले जंगल में उन्हें नेटवर्क नहीं मिलता और वो नेटवर्क की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। और इधर सिमरन कार में अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कार में बैठे बैठे उसे एक भयंकर हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सिमरन बहुत ही डर जाती है। अब मुझे खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। सिमरन को जिस दिशा से आवाज आ रही थी वो उस दिशा में जाने लगती है। तभी सिमरन को एक बहुत ही डरावनी गुफा दिखाई देती है। आवाज उसे गुफा के अंदर से आ रही थी। सिमरन उस गुफा के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल एक काला लहंगा पहनने के लिए देख रही थी। सिमरन पहले तो उसे देखकर बहुत डर जाती है और फिर वो देखती है कि जैसे ही चुड़ैल अपना काला लहंगा पहन लेती है, वैसे ही पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है और जैसे ही रोशनी खत्म होती है, वो भूतिया चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, मैं तो अपने काले लहंगे से कितनी खूबसूरत और जवान हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी अपने जाल में फंसाना बहुत आसान होगा।
अब तो शिकार खुद ही मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर वो भूतिया चुड़ैल वो काला लहंगा वहाँ पर रखकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सिमरन के मन में उस काले लहंगे को चुराने का ख्याल आता है और वो सोचती है, अरे वाह, ये तो कोई जादुई काला लहंगा है। अगर मैं इसे चुरा लूं, तो कल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब तो मेरा जीतना पक्का है। उसके बाद सिमरन जल्दी से उस काले लहंगे के पास जाती है और वो काला लहंगा चुरा कर वहाँ से अपनी गाड़ी के पास वापस लौटती है। वहाँ पर सिमरन के पिता खड़े सिमरन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिमरन उस काले लहंगे को अपने पिताजी से छुपाने के लिए उसे गाड़ी के पीछे रख देती है और फिर सिमरन अपने पिता के पास जाकर उनसे पूछती है, अरे पिताजी, क्या अभी तक मैकेनिक नहीं मिला आपको? वो तो कब का आ गया था बेटा, और गाड़ी अब ठीक भी हो चुकी है और वो चला भी गया है। लेकिन तुम कहाँ थी कब से? मैं कब से खड़ा यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो पिताजी, गाड़ी में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा यहीं पास में ही टहलने चली गई थी। अच्छा ठीक है, चलो अब बहुत लेट हो रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद सिमरन वो काला लहंगा अपनी गाड़ी में रखकर अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और अगली ही सुबह वो मुंबई पहुँच जाती है। कॉन्टेस्ट में पहुँचने के बाद पहले राउंड की बारी आती है। फिर सिमरन जल्दी से तैयार होकर वो काला लहंगा पहन लेती है और रैंप वॉक के लिए आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रैंप वॉक के लिए आती है, सभी लोग सिमरन को देखकर बहुत डर जाती हैं और वहाँ से भागने लग जाती हैं, क्योंकि सिमरन एकदम भूतिया और खतरनाक चुड़ैल दिख रही थी। फिर सिमरन सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है। सिमरन को नहीं पता था कि जो काला लहंगा उसने पहन रखा है वो एक भूतिया लहंगा है। सिमरन की ये हालत देखकर सिमरन के पिता घबरा जाते हैं और वो मंदिर से एक पंडित जी को बुलाते हैं। मंदिर से पंडित जी आकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और सिमरन के उस काले लहंगे पर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल छिड़कते ही सिमरन फिर से पहले जैसी हो जाती है और उसका काला लहंगा सफेद लहंगे में बदल जाता है। फिर मंदिर के पंडित सिमरन के पिता से कहते हैं, आपकी बेटी ने एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का काला लहंगा चुराया था, जो जादुई काला लहंगा नहीं बल्कि एक भूतिया काला लहंगा था। जो भी कोई साधारण व्यक्ति उससे इस्तेमाल करेगा वो चुड़ैल की तरह दिखने लगेगा। ये सब उस भूतिया चुड़ैल की चाल थी और सिमरन उसकी जाल में फंस गई। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, अब ये जादुई सफेद लहंगा बन चुका है। अब तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा बेटा। और फिर सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने पिता से वादा करती है कि अब से वो कभी भी लालच और चोरी नहीं करेगी। अंत में सिमरन दोबारा से वो जादुई सफेद लहंगा पहनकर तैयार होकर आती है और जब वो रैंप वॉक कर रही होती है तो सबकी नजर उस पर ही टिक जाती है और वो उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो वापस अपने पिता के साथ दिल्ली आ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। और अब सिमरन को जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई सफेद लहंगे से सब कुछ मांग लिया करती थी और वो उस लहंगे की मदद से हर कॉन्टेस्ट जीत जाती थी। और फिर वो अपने माता पिता और उस जादुई सफेद लहंगे के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती है।